गुड मॉर्निंग। शाम देखो हम देखिए, गत चैप्टर में अपन ने पढ़ा था दैनिक जीवन में रसायन में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी थी। साथ में ही अम्ल क्षार से संबंधित 3 अवधारणाओं में के नाम मैंने आपको वहां पर बताए थे। पहली अवधारणा थी आरएनएस संकल्पना। कौन सी थी बच्चों? आरएनएस संकल्पना। दूसरी थी ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना। ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना। और तीसरी थी लुईस अम्ल क्षार संकल्पना। लुईस अम्ल क्षार संकल्पना। ये 3 संकल्पनाएं दी हुई थी अम्ल क्षार से संबंधित, जिसमें पहली संकल्पना का अध्ययन अपन विस्तार से कर चुके थे। आरएनएस संकल्पना का हल्का सा मैं आपके लिए बता दूं इसमें कि आरएनएस ने 1887 में संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के H+ आयन प्रदान करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के OH- आयन प्रदान करते हैं। जल में जो H+ आयन देंगे वो अम्ल की श्रेणी में आएंगे, जो OH- आयन देंगे वो किस में आएंगे? क्षार की श्रेणी में। उदाहरण में आपको बताए थे कि जैसे अम्लों में आते हैं HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COH आदि, ये सब किस में आते हैं? अम्ल की श्रेणी में। जबकि क्षार की श्रेणी में आते हैं NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात जो भी OH- आयन देंगे वो सब किस में आ जाएंगे? क्षार की श्रेणी में आते हैं। यहां तक हम बात कर चुके थे कल कक्षा में। आरएनएस संकल्पना के बाद दूसरी संकल्पना आती है ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना, जिसका अध्ययन अपन आज करेंगे। तो कौन सी संकल्पना है दूसरी? ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना। ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना। देखिए, ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना 2 वैज्ञानिकों ने दी थी। एक थे जोहान्स ब्रांस्टेड, जोहान्स ब्रांस्टेड, और एक थे थॉमस एम लॉरी, थॉमस एम लॉरी। जोहान्स ब्रांस्टेड डेनिश रसायनज्ञ थे, थॉमस एम लॉरी अंग्रेज रसायनज्ञ थे। इन दोनों ने मिलकर के ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इन्होंने इस संकल्पना को संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार अवधारणा कहा। संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार अवधारणा कहा था। इनके अनुसार, किसके अनुसार? ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार, अम्ल प्राय वे पदार्थ होते हैं, अम्ल प्राय वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन देते हैं, अर्थात प्रोटॉन दाता होते हैं। जबकि क्षार प्राय वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल प्राय वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, जबकि क्षार प्राय वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अर्थात जो प्रोटॉनों का दान करते हैं वो तो हो जाएंगे अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो कौन हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं उदाहरण के तौर पर। तो देखिए, रिएक्शन में आप यहां पर लिख रहा हूं Ha+B बनता है HB+A। देखिए, Ha अम्ल है क्योंकि A के पास में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपना देगा, जबकि B के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, तो किसकी श्रेणी में आएगा? क्षार की श्रेणी में आएगा। ये अम्ल अपना एक प्रोटॉन किस लिए दे रहा है? B के लिए, क्षार के लिए दे रहा है। क्या बना रहा है? HB। अब B के पास में प्रोटॉन बढ़ गए, इसको अपन कहेंगे संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी, पहले क्षार था लेकिन प्रोटॉन लेकर क्या बना लेता है? अम्ल बना लेता है। और इसके पास प्रोटॉन है लेकिन इसने अपना प्रोटॉन दान में दे दिया, अब क्या बन गया? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। भाई, जो प्रोटॉन दे देगा वो तो आ जाएगा संयुग्मी क्षार की श्रेणी में, और जो प्रोटॉन ले लेगा वो किस श्रेणी में जाएगा? संयुग्मी अम्ल की श्रेणी में। अब रिएक्शन देखते हैं अपन इसी के आधार पर। देखिए, रिएक्शन है H2O प्लस NH3 बनता है NH4 प्लस
OH माइनस। देखिए H2 प्लस NH3 अमोनिया से क्रिया कर रहा है, अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम NH4 बना रहा है और OH माइनस साइन बन रहे हैं। अब यहां पर समीकरण को आप ध्यान से देखिए, H2O कितने H परमाणु हैं? 2। कितने प्रोटॉन यहां पर? 2 प्रोटॉन H से कहते हैं। कितने प्रोटॉन यहां पर? 2। यहां पर कितने प्रोटॉन हैं? 3 है ना। 3 किसके पास में? 3 N के पास में। लेकिन यहां पर N के पास कितने प्रोटॉन है? 4। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर प्रोटॉन बढ़े घटे? बढ़े इसके पास प्रोटॉन बढ़ गए। यहां पर 3 यहाँ पर कितने है? 4। तो यहां प्रोटॉन लिए, ठीक है। तो यहां पर इसके पास प्रोटॉन 3 है, प्रोटॉन कमी है, और जब प्रोटॉन कमी है तो यहां पर क्या कहेंगे अपन इसको? क्षार। और यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, इसको क्या कहेंगे अपन? अम्ल। तो ये तो होगा अम्ल और ये क्या होगा? क्षार। तो देखिए ये तो होगा अम्ल और ये कौन होगा? क्षार, ठीक है। इसने प्रोटॉन ग्रहण किए, NH4 हो गया। जब प्रोटॉन ग्रहण किए तो क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। और जब ये संयुग्मी अम्ल है तो दूसरा क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार बन गया। दिक्कत सीख लिए। और अब देखिए 2 जोड़े निकल के आते हैं यहां पर। जोड़े कैसे बनाते हैं? एक बनेगा अम्ल संयुग्मी क्षार। देखिए H2O किस में कन्वर्ट हो गया? OH माइनस में। H2 का कन्वर्ट हो गया OH माइनस में। तो एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन गया। दूसरा जोड़ा बनता है NH3। क्या बन गया? NH4 प्लस 2 जोड़ा बन गए। क्या नाम देंगे इनके लिए? H2O क्या है यहां पर? अम्ल। क्या है यहां पर? अम्ल। क्या बन गया इसका? संयुग्मी क्षार। तो अम्ल संयुग्मी क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार। यहां पर आ जाइए NH3 क्या कह रहे हैं अपन? यहां पर इसको क्षार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्षार। किसमें कन्वर्ट हो गया? NH4 संयुग्मी अम्ल में। क्या कहेंगे इसको? संयुग्मी अम्ल। 2 जोड़े बन गए। एक तो हो गया अम्ल संयुग्मी क्षार का और दूसरा हो गया क्षार संयुग्मी अम्ल का। दिक्कत सीख लिए। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है HCl प्लस H2O। HCl प्लस H2O हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अपक्रिया है। जब अपक्रिया होती है तो ये बनाता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए ध्यान से, HCl प्लस H2O क्या बन रहा है? H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। Cl के पास में प्रोटॉन है और यहां पर O के पास में प्रोटॉन है। कितने O के पास प्रोटॉन? 2। यहां पर O पास कितने प्रोटॉन है? बढ़े ना? नहीं बढ़े। तो यहां पर प्रोटॉन कमी थी, यहां पर प्रोटॉन की अधिकता हुई 1 की। तो यहां पर जब प्रोटॉन कमी है तो कौन है? क्षार। क्योंकि क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, क्षार के पास में प्रोटॉन कमी पाई जाती है। तो यहां पर क्या होगा? ये क्षार। और ये क्या होगा फिर? अम्ल। कौन होगा? ये अम्ल। इसने अपना प्रोटॉन इसके लिए क्या बना? H3O क्या बना लिया? संयुग्मी। बताइए क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा, संयुग्मी क्षार बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? संयुग्मी। भाई जा के पास अधिकता होगी वो कौन कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और ये क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार। क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार कहलाएगा। वही 2 जोड़े निकल के आएंगे यहां पर। एक आएगा निकल के HCl डैश Cl माइनस और एक निकल कर आएगा H2O डैश HCO प्लस। भाई एक HCl Cl माइनस और दूसरा निकल आएगा H2O किसमें कन्वर्ट हुआ है? H3O प्लस में। ठीक है। यहां पर HCl को अपन क्या कह रहे हैं? अम्ल। Cl क्या कह रहे हैं? संयुग्मी क्षार। तो अम्ल संयुग्मी क्षार। यहां पर H2O क्या कह रहे हैं अपन? क्षार। इसको क्या कह रहे हैं? संयुग्मी अम्ल। दिक्कत किसी के लिए? तो इस प्रकार से ब्रांस्टेड लोरेगी अम्ल क्षार की संकल्पना थी। इन्होंने अम्ल क्षार की संकल्पना को प्रस्तुत तो कर दिया प्रोटॉन के आधार पर, लेकिन एक समस्या खड़ी होगी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि कुछ एप्रोटिक अम्ल क्षार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एप्रोटिक अम्ल क्षार होते हैं
और जो एप्रोटिक अम्ल क्षार होते हैं उन एप्रोटिक अम्ल क्षारों को इस संकल्पना के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। एप्रोटिक क्या होते हैं? जिनके पास प्रोटॉन नहीं पाए जाते हैं। भाई ने प्रोटॉन का आधार समझाइए, नहीं समझाइए कि प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार, लेकिन जिनके पास प्रोटॉन ही ना है तो उन्हें कैसे समझाएंगे? तो ये अवधारणा की कमी थी इसकी। पेपर में प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का कि ब्रांस्टेड-लॉरी अवधारणा की मुख्य कमी क्या थी? तो ब्रांस्टेड-लॉरी अवधारणा की मुख्य कमी ये थी कि इस अवधारणा के द्वारा एप्रोटिक अम्ल क्षारों को समझाया नहीं जा सकता है। अब एप्रोटिक अम्ल क्षार जैसे उदाहरण में आपको बता दूं, CO2 है, SO2 है, BF3 है, ये आते हैं एप्रोटिक अम्ल क्षारों के अंदर। दिक्कत है किसी के लिए? तो ये थी आपकी ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना। ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना के बाद अगली संकल्पना आती है लुईस अम्ल क्षार संकल्पना। अगली कौन सी आती है? लुईस अम्ल क्षार संकल्पना। देखिए बच्चों, लुईस अम्ल क्षार संकल्पना। देखिए सन 1923 में लुईस नामक वैज्ञानिक ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था। सन 1923 में लुईस नामक वैज्ञानिक ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था। क्या कहा था इन्होंने? अम्ल क्षार की क्या परिभाषा दी थी? इन्होंने ये कहा था कि अम्ल प्राय वे पदार्थ होते हैं, अम्ल प्राय वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वो कौन कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और इनके अनुसार क्षार प्राय वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। दोबारा सुन लें। लुईस के अनुसार अम्ल प्राय वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि क्षार प्राय वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होंगे वो कौन कहलाएंगे? अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो कौन कहलाएंगे? क्षार। अब ये इलेक्ट्रॉन दाता क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतिरिक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए दान करते हैं। जब आप एक बार सोचो, हमारे पास कोई चीज है ना, हम दान क्या करेंगे? आज हमारे पास कोई चीज होगी जब हम कोई दान कर सकें। अब क्या होता है कि क्षारों के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं? दान करते हैं। जबकि अम्लों के पास में इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की कमी पाई जाती है, इसलिए ये क्षारों से आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। दिक्कत है किसी के लिए? आगे बात करते हैं। उदाहरण तौर पर बात करें, जैसे कि BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3 बनता है F3B NH3। देखिए ध्यान से, BF3 अम्ल है, NH3 क्षार है। देखिए दो बिंदी जो आपने देख रही है इलेक्ट्रॉन युग्म है। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये NH3 इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के माध्यम से इस BF3 के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। जो आपके निशान दिख रहा है बीच में तीर का, इस निशान को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उप सहसंयोजक बंध कहते हैं इसको। तो ये NH3 इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के माध्यम से इस BF3 के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है, यौगिक का निर्माण हो जाता है। यह थी लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। अब बात यह आती है कि लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं? लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं? देखिए, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी पाई जाती है, वो कौन होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। कौन होते हैं? लुईस अम्ल। जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी, वो तो कौन से होंगे? लुईस अम्ल। और जिनके पास अतिरिक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिनके पास अतिरिक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, वो कौन होते हैं? लुईस क्षार। अब लुईस अम्ल की श्रेणी कौन कौन से आएंगे? देखिए, लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं BF3। कौन आता है? BF3। एक आता है AlCl3, Mg2+, ये Mg+2,
एक आता है Na+, ये सभी आते हैं लुईस अम्ल की श्रेणी में। किसमें आते हैं? लुईस अम्ल में। दोबारा देख रहे हैं, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, Mg+2 आयन और Na+ आयन, ये सब किसमें आते हैं? लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन कमी पाई जाती है। दूसरी बात आती है लुईस क्षार की। देखिए लुईस क्षार की श्रेणी में आते हैं H2O+, H2O, एक आता है NH3। देखिए H2O के पास में दो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, H2O+, एक आता है NH3, ये सब किसमें आते हैं? लुईस क्षार की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन अधिकतम मात्रा में पाया जाएगा, जिसको वो आसानी से दान कर सकें, वो सभी लुईस क्षार की श्रेणी में आएंगे। ध्यान रखें, BF3, AlCl3, Mg2+ और Na+, लुईस अम्ल, H2O, NH3, Cl-, OH- आदि, ये सभी किसमें आएंगे? लुईस क्षार की श्रेणी में। दिक्कत सी लिए, चलिए आगे। चलिए देखिए, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा के बाद में इस पाठ में बात आती है अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्मों के बारे में। देखिए अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म क्या हैं? वैसे हमने आपके लिए जब पाठ स्टार्ट किया था, वहां पर अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन विस्तार से यहां पर अध्ययन करेंगे अम्ल क्षार के सामान्य गुणधर्मों के बारे में। अम्ल क्षार के सामान्य गुणधर्म। देखिए पहला सिंपल सा है, अम्ल का एक विशेष गुण होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। कौन करते हैं? अम्ल। जबकि क्षार क्या करते हैं? उल्टा करते हैं इसके। कैसे? कि लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला करते हैं। लाल लिटमस पत्र क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। कौन? क्षार। ये पहला गुण है इनका, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है कि अम्ल जो होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल किससे अभिक्रिया करते हैं? धातुओं से। और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और प्लस एक गैस बाहर निकलती है, और वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। पेपर में कई बार 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, कौन सी गैस बनाते हैं, और इस गैस का परीक्षण कैसे करते हैं अपन। तो ध्यान रखें, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? और गैस का पता कैसे चलता है? कि जब गैस निकलती है उस स्थान पर मोमबत्ती लेकर जाते हैं ना, तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, या फट फट की ध्वनि अपन पास उत्पन्न होती है। इससे अपन पहचानते हैं कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अपन बात करें यहाँ पर, जैसे अम्ल है अपने पास में HCl, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस कोई भी धातु नहीं, जैसे कि हम एक धातु लेते हैं Mg। कौन सी लिए अपन यहाँ पर? Mg। अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, अर्थात Mg क्रिया करती है किस साथ में? Cl के साथ में, और यहां पर बनता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और प्लस में कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2 गैस। कौन सी गैस निकलती है? H2। और देखो उदाहरण, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है यहाँ पर? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लस Zn, क्या कहते हैं इसको? जिंक। Zn क्या है? जिंक। जब जिंक क्रिया करता है SO4 के साथ में, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ZnSO4, प्लस क्या शेष निकलता है इसमें से? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन पेपर में आती रहती है बोर्ड के एग्जाम में। Zn प्लस H2SO4 बनता है ZnSO4 प्लस H2, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, और प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दिक्कत किसी के लिए?
दूसरी बात इसमें आती है कि ये तो बात हुई अम्लों की, लेकिन क्षार जो होते हैं वो क्षारवी धातुओं से क्रिया करते हैं, क्षारवी के साथ क्रिया करते हैं धातुओं के साथ, और क्षारवी धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे कि रिएक्शन देखें, क्षार लिया जैसे अपन ने NaOH, कौन सा क्षार लिया? NaOH। ये NaOH क्षार जिंक धातु के साथ अपक्रिया करता है और जिंक धातु के साथ अपक्रिया करके सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। किस निर्माण करता है? सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है, जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2। Na2ZnO2 नाम होता है इसका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और प्लस में कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस। कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ध्यान रखें, क्षारवी धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निर्माण करते हैं। दो उदाहरण हुए अपने, पहला नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल और क्षार लाल क्या करता है? नीला करता है। दूसरा गुण क्या है कि अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से क्षारवी धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तीसरा आप देखते हैं गुण, देखिए तीसरा गुण है कि अम्ल जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड अम्ल धातु ऑक्साइड से अपक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो बात देखें, अम्ल धातु ऑक्साइड से अपक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड से अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। रिएक्शन देखें, अम्ल जैसे कि HCl, हम ले लिया अपन यहां पर HCl, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस कोई भी धातु ऑक्साइड लेते हैं, अपन धातु ऑक्साइड लिया यहां पर CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया अपन ने? कॉपर ऑक्साइड। HCl प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब दोनों परस्पर अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करने पर देखिए Cu अपक्रिया करेगा Cl से और Cu Cl से अपक्रिया कर बनाता है CuCl2। क्या बनाता है? CuCl2, कॉपर क्लोराइड। क्या बनाता है? कॉपर क्लोराइड बनाता है। कैसे बनता है कॉपर क्लोराइड? पता है आपके लिए? देखिए CuCl दोनों क्रिया करेंगे। Cu की संख्या जो होती है वो होती है 2+, 2 प्लस के होते हैं, जबकि Cl की होती है -1। ठीक है, जब यौग का निर्माण होता है तो संयुक्ताओं का वज्रवर्ण होता है। तो देखिए Cu के पास में एक आएगा, इसको अपन लिखते नहीं है। Cl पास कितने जाएंगे? 2। क्या बन गया? CuCl2, CuCl2। और प्लस में क्या बनता है? क्या बनेगा भाई? जल, H2। ठीक है भाई, तो HCl प्लस Cu बनता है CuCl2 प्लस H2, अर्थात HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड साथ अपक्रिया करके कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। यहां पर जो धातुओं के जो ऑक्साइड जो होते हैं, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। जब इस विलयन का हम पता लगाते हैं ना, धातु ऑक्साइडों के विलयन का, तो हमें क्षारीय प्रकृति महसूस होती है इनकी। दूसरी बात करते हैं कि क्षार जो होते हैं, ये तो बात करिए अपन किसकी? अम्ल की। यदि क्षारों की बात करें तो क्षार जो होते हैं वो अधातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करते हैं। क्षार किससे क्रिया करते हैं? अधातु ऑक्साइड से। क्षार अम्लों की तरह अधातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करते हैं और अधातु ऑक्साइड से अपक्रिया करके वो भी लवण और जल का निर्माण करते हैं। किस निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षार जो होते हैं अधातु ऑक्साइड से अपक्रिया करते हैं और अधातु ऑक्साइड से अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे कि क्षार है CaOH का वोल्टवाइस, क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अपक्रिया करता है किसी अधातु ऑक्साइड से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। क्या कहते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके साथ अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके लवण बनाता है CaCO3।
क्या बनाता है CaCO3। भाई ये Ca क्रिया करेगा CO2 के साथ, क्या बनाएगा CaCO3, जिसको अपन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। लवण है, प्लस में क्या बनेगा जल, क्या बनेगा जल। तो ध्यान रखें, नंबर 1 अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखें, क्षार भी अधातुओं ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। दिक्कत नहीं किसी के लिए। चलिए अगला पॉइंट, अगली बात आती है कि सभी, अगला पॉइंट जो होगा चौथा, सभी अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन जो होते हैं, सभी अम्ल और क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और लास्ट 5वां पॉइंट आता है सब गुणधर्मों का, वो ये है कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसे होती है अभिक्रिया, देखिए जैसे कोई अपन अम्ल लेते हैं HCl प्लस क्षार लिया NaOH, HCl जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH जिसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं NaCl प्लस जल बनता है H2O। लवण बनता है NaCl जिसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड या सामान्य भाषा में नमक भी कहा जाता है, और क्या बनता है, जल बनता है। तो ध्यान रखें कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इन प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अम्ल के द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव नष्ट कर दिया जाता है। अतः जो लवण प्राप्त होता है उस लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। कौन सी होती है, उदासीन होती है। दिक्कत किसी के लिए, देखिए अब तक हमारे चैप्टर में आर्नियस संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना और लुईस अम्ल क्षार संकल्पना, तीनों संकल्पना का वर्णन हो चुका है। और अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्मों के बारे में आपके लिए बता चुके हैं, 5 गुणों के बारे में। एक बात को मैं आपके शॉर्ट में फिर बता देता हूं, तीनों अवधारणाओं के बारे में। कि देखिए सबसे पहले पढ़ी थी हमने आर्नियस संकल्पना, ध्यान है आपके लिए, आर्नियस संकल्पना, ध्यान रखें तीनों हल्का सा एक जगह। आर्नियस संकल्पना, आर्नियस संकल्पना जो आधारित थी वो थी H प्लस और OH माइनस के आधार पर। किसके आधार पर थी, H प्लस और OH माइनस के आधार पर। जो H प्लस देते थे वो कौन थे, अम्ल, और जो OH माइनस देते थे वो कौन थे, क्षार। ठीक है भाई, ये तो किसकी थी, आर्नियस की। जो H प्लस दे रहे थे वो कौन थे, अम्ल, और जो OH माइनस दे रहे थे वो कौन है, क्षार। दूसरी पढ़ी थी हमने ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना किसके आधार पर थी, प्रोटॉन के आधार पर। किसके आधार पर थी, प्रोटॉन के आधार पर थी। इसमें भी ध्यान रखें कि जो प्रोटॉन देते हैं या प्रोटॉन दाता होते हैं वो तो कौन होते हैं, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो कौन होते हैं, क्षार होते हैं। ध्यान रखें, जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो किस में आते हैं, अम्ल में, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो किस में आते हैं, क्षार में होते हैं। प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो कौन होते हैं, क्षार। और तीसरी पढ़ी थी हमने कौन सी, लुईस की, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। इसको ध्यान रखें आप कि लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जो इलेक्ट्रॉन के ग्राही हैं, कौन के ग्राही हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्राही, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो तो कौन होते हैं, अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं वो कौन होते हैं, क्षार होते हैं। तो तीनों को ध्यान रखें। आर्नियस किसके आधार पर है, H प्लस और OH माइनस के आधार पर। ब्रांस्टेड लोरी किसके आधार पर है, प्रोटॉन के आधार पर। और लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। दिक्कत इसीलिए। इसके बाद मैंने आपके सामान्य गुणधर्मों को बात की थी। सामान्य गुणधर्म मैंने आपके लिए 5 बताए थे। पहला था कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। दूसरी पढ़ाई थी कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से क्षार भी अधातु
ऑक्साइड सॉरी क्षार जो होते हैं वो भी अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और तीसरी पढ़ाई थी कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसी प्रकार से क्षार भी अधातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। कितनी हो गई, 3। चौथा गुण था कि अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और लास्ट 5वां गुण पढ़ा था हमने कि अम्ल जो होते हैं वो क्षारों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और उन अपक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो यहां तक अपने अम्ल क्षार की तीनों संकल्पनाएं, इनके सामान्य गुणधर्म क्या हो गए, कंप्लीट। नेक्स्ट पोर्शन आता है इस पार्ट का, अम्ल क्षारों के उपयोग। अम्ल क्षार और लवणों के उपयोग। देखिए अम्ल क्षार और लवणों के क्या क्या उपयोग है। सामान्य सी बात है कि देखिए पार्ट की शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि देखिए कुछ अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, कुछ अम्ल कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। और कुछ अम्ल जो होते हैं वो रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं खनिज अम्ल। तो उपयोग है इन लवणों पर, अम्ल क्षार लवणों के उपयोग। देखिए कुछ अम्ल जो होते हैं वो खनिज अम्ल की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, खनिज अम्ल की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 आदि किस श्रेणी में आते हैं, खनिज अम्ल की श्रेणी में आते हैं। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इन प्राकृतिक अम्लों को कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। अब प्राकृतिक अम्ल की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे पेड़ पौधों से सब्जियां प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं, उनमें जो अम्ल निहित होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, प्राकृतिक अम्लों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि इमली खाई आपने, कैसी लगती है, स्वाद में खट्टी लगती है। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं उसमें, अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से सिरका, जिसका उपयोग हम अचार मुरब्बों में करते हैं, वो भी कैसा स्वाद में खट्टा होता है। अगली बात करें नींबू, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, स्वाद में खट्टा होता है। संतरा खाया, संतरा कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। कौन सा पाया जाता है उसमें, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, कभी भी हमारे त्वचा पर किसी भी स्थान पर यदि चींटी काट ले, लाल चींटी होती है, काट लेती है, क्या होती है, हमारे शरीर में जलन महसूस होती है। किस कारण होती है, अम्लों के कारण होती है। क्यों, क्योंकि लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार से टमाटर का स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि टमाटर में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी प्राकृतिक अम्ल जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से प्राप्त फलों में और सब्जियों में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि खनिज जो अम्ल होंगे, इन खनिज अम्लों के उपयोग क्या। देखिए पहली बात करते हैं अपन HCl। देखिए HCl जो अम्ल होता है, इसका उपयोग बॉयलर, सिंक सैनिटरी, उद्योग धंधे आदि को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। सिंक सैनिटरी वगैरह होते हैं अपने घरों में, इनको अपन साफ करने में इसका उपयोग करते हैं ना। जिस बोतल अपन बाजार से खरीद कर लाते हैं और अपने जो सीट वगैरह होती है सिंक सैनिटरी, उनको जो अपन साफ करने कार्य करते हैं, उसमें कौन आता है, HCl पाया जाता है। ठीक है ना। उद्योग धंधों में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल सूत्र है HNO3। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में किसमें करते हैं, उर्वरक निर्माण करते हैं। साथ में इसका उपयोग सोने चांदी के गहनों को साफ करने में भी करते हैं। लेकिन सोने चांदी जो गहने साफ किए जाते हैं वो केवल HM3 से नहीं करते हैं, इसके साथ में एक पदार्थ और मिलाया जाता है। वो कौन सा होता है, HCl। मतलब HCl और HNO3 कौन सी चीज, HCl और HNO3, इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है। यानी 75% HCl और 25% HNO3, इनको मिलाकर के एक विलयन तैयार किया था। इसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। ये विलयन तैयार होता है। इस विलयन का उपयोग सुनार जो होता है, वो सुनार सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में करता है। इस विलयन में सोने चांदी गहनों डाल जाता है,
निकालने पर सारी गंदगी इस पर से हट जाती है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये सोने चांदी की कुछ मात्रा को भी अपने आप में घोल लेता है। कौन? एक्वा रीज। नेक्स्ट आता है इसमें H2SO4। H2SO4 का उपयोग उद्योग धंधों में, कार की बैटरियों में इसका उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। अम्लों का राजा किसको कहते हैं अपन? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दिक्कत इसके लिए दोबारा देख लें, HCl अम्ल का उपयोग उद्योग धंधों में, बॉयलर, सिंक, सैनिटरी आदि को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। HNO3 इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में करते हैं। साथ में HCl के साथ 3:1 में मिलकर के ये एक्वा रीजन ऑफ ब्रिलियन का निर्माण करता है, जिससे गहने अर्थात सोने चांदी के आभूषणों को साफ किया जाता है। H2SO4 का उपयोग उद्योग धंधों में किया जाता है। कार यानी जो भी साधन होते हैं, साधन जो बैटरियां होती हैं, इन बैटरियों में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किसका? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये तो बात थी अम्लों की। अम्लों के बाद बात आती है क्षारों की, कि जिस प्रकार से अम्लों के दैनिक जीवन में उपयोग हैं, उसी प्रकार से क्षारों के भी कुछ हमारे जीवन में उपयोग होते हैं। अब क्षारों के क्या उपयोग होते हैं? देखिए, क्षारों में सबसे पहले बात करें अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखिए अपमार्जक बनाने में। किसमें करते हैं? अपमार्जक बनाने में। क्या जानते हैं अपमार्जक क्या होते हैं? कपड़े धोते हैं नादों में, कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़े धोने के लिए साबुन सरफ का उपयोग करते हैं, तो वो अपमार्जक किस श्रेणी में आते हैं? अपमार्जक निर्माण में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में इसका उपयोग हम करते हैं। NaOH का उपयोग किसमें करते हैं? अपमार्जक बनाने में, वस्त्र निर्माण में, कागज उद्योग में NaOH का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू दुर्बल क्षार है। इसका उपयोग किसमें करते हैं हम? मिट्टी की अम्लता दूर करने में। किसमें करते हैं? मिट्टी की अम्लता दूर करने में। मिट्टी की अम्लता दूर करने में CaOH के होल टू का उपयोग करते हैं। साथ में इस CaOH का होल टू का उपयोग सफेदी करने में करते हैं। मकानों पर हम पुताई करते हैं ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है CaOH के होल टू के विलयन का उपयोग। ठीक है ना। एक आता है MgOH का होल टू, MgOH का होल टू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। पेट में जब अपनी एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो ये बात हुई अपनी क्षारों की। क्षारों के साथ साथ कुछ लवण जो होते हैं, उन लवणों का भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। अब लवणों के क्या उपयोग होते हैं? देखिए, लवण। देखिए, लवण में बात करें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें करते हैं? संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में। मकानों की छत वगैरह बनाते हैं नीचे से अपन, तो संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में अपन इसका उपयोग करते हैं। किसका? CaCO3। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में ही धातुओं के निष्कर्षण में, लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग अपन करते हैं। लोहे के निष्कर्षण में और सीमेंट जो बनाया जाता है, उस सीमेंट के निर्माण में भी इस कैल्शियम कार्बोनेट का अपन उपयोग करते हैं। साथ में देखिए, धावन सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, इनका उपयोग भी किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड अपन किस में उपयोग करते हैं? खाने में उपयोग करते हैं, और नमक का उपयोग करते हैं अपन खाने में। तो इसी प्रकार से अन्य चीजों का भी अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने सोडा होता है, जिसका उपयोग अपन खाने के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, जिसको अपन धावन सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने काम आता है, घरों की सफाई करने में काम आता है। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जिसका सूत्र होता है AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। कहां करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। पेपर में प्रश्न पूछा था 1 नंबर यहां से कि फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग करते हैं? AgNO3 का उपयोग किया जाता है।
इसी प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट, देखिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किस में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और साथ में उर्वरक निर्माण में। अपन जो खाद देते हैं खेतों में, इसके निर्माण में भी किसका उपयोग करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का। और एक बात आती है फिटकरी, फिटकरी इसका सूत्र होता है K2SO4, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 फिटकरी, जिसका उपयोग हम जल के शोधन में करते हैं, जल को शुद्ध करने में करते हैं। तो यहां पर बात हुई अम्ल, क्षार और लवणों के दैनिक जीवन में उपयोग। इसके बाद जो पार्ट में बात प्रारंभ होती है, अगला जो पॉइंट प्रारंभ होता है वो होता है पीएच स्केल के बारे में, और पीएच स्केल के बारे में हम कल की कक्षा में अध्ययन करते हैं। ओके।